और यहाँ मीडिया मुझे लगता है कि उस परिवर्तन को देख नहीं पा रहा है। और ये ट्रैक्टर वाला जो किसान है ये अपने आप अपने खर्चे से, अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से वहां पे आ रहा है। हमारा जो किसान है, हमारा जो रूरल इंडिया है, वो बहुत तकलीफ में है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो वंचित समाज है, जिनकी सुनवाई नहीं होती, उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ना ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, ना ही भारत विश्व गुरु बनेगा। सरकार ने जो उससे वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। ये जो अराजक तत्व सरकार में आके बैठ गए मुख्यमंत्री की पेश में, इनको बाहर करने का काम किया जाए। किसान, मजदूर, गांव, गरीब, देहात के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। दो बातें बुनियादी तौर पे मैं बताना चाह रहा हूं कि एक तो ये कि जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 7 अक्टूबर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी यानी कोई रैली ऐसी नहीं है जो 1 लाख से कम की रैली हो रही हो, और एक परिवर्तन की लहर है पूरे प्रदेश के अंदर। ज़मीन के ऊपर एक भारी परिवर्तन है और यहाँ मीडिया मुझे लगता है कि उस परिवर्तन को देख नहीं पा रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि दिल्ली का मीडिया, ख़ास तौर पे जो राष्ट्रीय मीडिया है जिसका बड़ा महत्व है, वो इस बात को समझे कि क्या परिवर्तन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अंडर करंट क्या है। क्योंकि होता यह है कि जब हो जाता है उसके बाद हम महसूस करते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये हवा चली। नहीं, हवा चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, हवा जो कि एक आंधी में बदलने वाली है, और वो हम महसूस कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर जाके। आज भी जैन जी जो है गंगोह में हैं और वहाँ उनकी बड़ी भारी सभा हुई है। हर रोज़, हर दूसरे दिन वो 2 सभाएं, 3 सभाएं कर रहे हैं, और कोई सभा जो है, और अपने इलाके के लोग जमा होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर बुलंदशहर में है, अगर मुजफ्फरनगर में है, अगर बिजनौर में है, अगर कैराना में है, सहारनपुर में है, तो वहाँ के लोकल ही हमारे जो समर्थक हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भर के लोगों को लाया जाता है। जो लोग वहाँ जाके देखते हैं हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर आता है। और ये ट्रैक्टर वाला जो किसान है ये अपने आप अपने खर्चे से, अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से वहाँ पे आ रहा है। और यही परिवर्तन की जो संकेत होता है, जो चेंज, व्हाट चेंज यू सी, चेंज व्हेन इट कम्स फ्रॉम द पीपल, एंड पीपल आर enthusiastically participating. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच वी आर सीइंग। दूसरी बात जो हम रखना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पे आज हम रखना चाहते हैं, कि जयंत जी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन की बात नहीं सोची है। हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोचा है, हमने आर्थिक परिवर्तन के बारे में सोचा है, और इसीलिए हमारा जो मैनिफेस्टो होगा उसको उसमें हम सबसे राय ले रहे हैं, और उस राय को लेकर हम जो एक 22 पॉइंट 2022 के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जन लोक संकल्प पत्र हम तैयार कर रहे हैं। उसमें पूरे प्रदेश के जो सरपंच हैं, जो पंचायतें हैं, उनसे हमने सुझाव मांगे हैं। हमने लाखों लोगों से सुझाव मांगे हैं, और एक हमने नया टेक्निक हम लाए हैं, टेक्नोलॉजी लाए हैं इसके अंदर, ऑगमेंटेड जो हमारी इंटेलिजेंस, उसकी हम टेक्नोलॉजी लाए हैं। उस टेक्नोलॉजी के द्वारा जब वो अपने फ़ोन के ऊपर देखता है, बटन दबाता है, तो जैन जी उसके घर के अंदर नज़र आते हैं उसको, और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और वो अपने हिसाब से, अगर कोई शिक्षा में परिवर्तन चाहता है, कोई सुझाव है, उसका सुझाव कोई किसानों के बारे में है, तो वो बटन दबा के, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो गांव का आदमी है वो अपनी बात कह के हमारे तक सुझाव पहुंचा देता है। तो इन सारे सुझाव को लेकर हम एक परिवर्तन का काम कर रहे हैं, और ये लोग मेरे साथी बताएंगे। यहाँ हमारे अजय कुमार जी बैठे हैं, विनम्र शास्त्री जी बैठे हैं, हमारे प्रशांत कनौजिया जी बैठे हैं, इस्लाम साहब बैठे हैं। ये लोग आपको बताएंगे कि मोटे मोटे क्या इसमें पॉइंट हैं। लेकिन मैं ब्रीफली ये बता दूं कि जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हमने एक परिवर्तन का प्लान बनाया है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम से एक परिवर्तन का प्रोग्राम बनाया है। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जो है वो गंगोह में शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन होगा, शिक्षण के अंदर खासतौर पे महिलाओं की शिक्षा और साइंटिफिक शिक्षा जो है गांव देहात के अंदर, क्योंकि बगैर इस परिवर्तन के हम यूपी को आगे नहीं ले जा सकते। यूपी सिर्फ राजनीति से आगे नहीं जाएगा, यूपी बंटवारे से आगे नहीं जाएगा। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने लोकदल अकेली पार्टी है जो किसी जात की, बिरादरी की, धर्म की, हमारा पूरा जो 22 संकल्प हैं
वो सारे के सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ पे हैं, सोशल इश्यूज़ पे हैं, गांव के परिवर्तन के बारे में। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो रूरल इंडिया है, वो बहुत तकलीफ़ में है, और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोई प्लान किसी के पास नहीं है। ये कानून पास करके आप उसको परिवर्तन को नहीं ला सकते। उस परिवर्तन के लिए एक नए क्रांति की ज़रूरत है, एक नई ग्रीन टेक्नोलॉजिकल क्रांति की ज़रूरत है, जो ड्राई वाटर फार्मिंग की ज़रूरत है, पानी के बारे में क्या सोचना है, बीजों के बारे में क्या सोचना है, किस तरीके से हमें पूरी अपने उसको बदल देंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, उसके बारे में हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और ये हमारी बुनियादी बात है। तो हमने कोई किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, किसी जात की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पूरा जो हमारा प्लान है वो हमेशा इश्यूज़ को लेकर है। हमारे इन्होंने न्याय यात्रा पूरे सहारनपुर से शुरू करके चलाई थी उत्तर प्रदेश में, और बहुत कामयाब रही। ख़ास तौर पे हमारा जो शोषित समाज है, दलित समाज है, उसका हमें भारी समर्थन मिला है। जिस प्रकार आज हमने अपने संकल्प पत्र के विषय में बताया कि हमने पूरे संकल्प पत्र के लिए, देखिए बहुत सारी बातें होती हैं संकल्प पत्र में, लेकिन इसका जो क्रक्स है बेसिकली ये है कि हम 22 के 22 संकल्प हम बताना चाहते हैं लोगों को, कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ ये नहीं चाहते कि आर्थिक विकास हो, और हमें लगता है कि जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो वंचित समाज है जिनकी सुनवाई नहीं होती, उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ना ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, ना ही भारत विश्व गुरु बनेगा। तो उसी संदर्भ में राष्ट्रीय लोकदल की न्याय यात्रा, 62 दिन लंबी न्याय यात्रा 7 अगस्त से शुरू होकर 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर, डेथ एनिवर्सरी पर ये संपन्न हुआ। और उसी दिन हमने एक अनाउंसमेंट भी किया कि हम सब पूरे कोरोना के लॉकडाउन में एक चीज़ समझ में आई कि अर्बन जो श्रमिक है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, और उसके इनकम को सुनिश्चित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने मान्यवर कांशीराम श्रमिक सम्मान योजना को ऐलान किया उस दिन। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ये जो न्याय यात्रा थी ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि इसमें सुझाव भी मिल रहे थे। जैसे ये SC ST OBC के बच्चों को देश भर के दुनिया भर के 500 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन मिलना चाहिए, और उसको फीस गवर्नमेंट को बेयर करना चाहिए। ये भी न्याय यात्रा के दौरान हमें बहुत लोगों ने कहा है। साथ ही साथ 2500 करोड़ का स्टार्टअप फंड जो SC ST वर्ग के जो बच्चे हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इनिशियली अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको देने की बात कही गई। और हाथरस की बेटी से हम मिले, उसके परिवार से मिले, और सरकार ने जो उससे वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। तो ये भी हमारे संकल्प के केंद्र में है। और इसी संदर्भ में हम ये भी ऐलान करते हैं कि 2 अप्रैल भारत बंद का जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, राष्ट्र लोकदल की सरकार बनती है तो सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके अलावा हम बता दें कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और हम मानते हैं कि, और उसी संदर्भ में हमने ऐलान भी किया कि 50% महिलाएं को पुलिस विभाग में भर्ती किया जाना चाहिए। और क्योंकि अगर हम सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है अगर महिलाओं का वर्चस्व होगा विभाग के अंदर तो पुरुष भी सुधरेंगे। तो पुरुषों को तो हम इसी संदर्भ में काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छा समर्थन लोगों से मिल रहा है, खासतौर पर दलित समाज के लोगों से मिल रहा है, पिछड़ों से मिल रहा है। और हमें लगता है कि वो इस अरिथमेटिक को समझ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कौन बाहर करेगा। और पूरी उम्मीद है कि 2022 में सरकार बनेगी, और ये जो अराजक तत्व सरकार में आके बैठ गए मुख्यमंत्री की पेश में, इनको बाहर करने का काम किया जाए। सबको अपना अपना हक है, किसी के साथ भी जो है समझौता करने का, वो कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है। गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश की रीढ़ है, और मैं समझता हूँ कि गन्ने पे जिस तरीके से आज गन्ना किसान परेशान है, ऐसा पिछले लंबे समय से कभी नहीं देखा गया। पिछले 5 वर्षों में मात्र 35 रुपये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, यानी कि 35 पैसे प्रति किलो बढ़ाया। वो भी अभी इतने दबाव के बाद जब चुनाव आ रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, लोग समझ रहे थे, किसान समझ रहे थे कि हमें गन्ने का वाजिब मूल्य मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन ये इतने कंजूस हैं, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, देहात के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। और हम, ये संकल्प है हमारा कि राष्ट्रीय लोकदल को अगर आशीर्वाद मिलता है तो लागत का 50% मुनाफा जोड़ के हम किसानों को देंगे, गन्ना किसानों को, हम वादा करते हैं। ऐसा है, अभी हमने सारे मैं बता दूं कि 22 हम जो मुद्दे लाने वाले हैं, तो
जैन जी हर दिन अपना एक संकल्प सामने रख रहे हैं। तो अभी तक जो संकल्प सामने रख दिए हैं सिर्फ हमने उस पर चर्चा की है। जी जी, वो आएगा सब उस पर भी आएगा। और बहुत बड़ा एक संकट है, बिजली का भी संकट है, हमारे यहाँ सफाई का संकट है, शहर हमारे जो स्मॉल टाउन्स हैं उनकी हालत यूपी की बहुत बदतर हालत है, बहुत खराब है जी, उस सब पे आएगा। और वो तो हम अपने संकल्प पत्र में ये सारी चीज़ें जब 31 तारीख को लखनऊ में ही रखा जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को सामने रखती है अपनी राय से, अपनी सोच से, तो वो हमने सामने रखी है। हमने किसी दूसरी पार्टी से इस पर बात नहीं की है। हाँ, सरकार जब बनेगी तो उस सरकार में हमारा हिस्सा होगा और हमारा असर होगा और हमारे जो फैसले होंगे वो उनको हम लागू कराने के लिए जो है वो पूरी तरह से पाबंद है। नहीं, देखिए गठबंधन तो ज़रूरी है, लेकिन गठबंधन उन शक्तियों का होना चाहिए कि जो प्रभाव डाल सकें और जो ज़मीन पे अपनी पकड़ रखती हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि वहाँ पे एक भारी परिवर्तन आया है राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में। किसानों का जो आंदोलन है पिछले 10 महीने का, सिर्फ वही नहीं बल्कि किसानों के बीच पिछले 4-5 साल से एक ये भावना बन रही थी कि हमने गलती की है बीजेपी को सत्ता में लाके और राष्ट्रीय लोकदल से हटकर, तो तेज़ी से वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ वापस आए हैं और एक परिवर्तन वहाँ पे होगा। और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे उन दलों को साथ लेकर चलेंगे कि जिनसे जो प्रभावी हैं, क्योंकि सिर्फ गठबंधन के लिए गठबंधन हो और सीटें बांट दी जाएं और सीटें उन लोगों को दी जाएं कि जो जीत ना पाएं, वो मैं समझता हूं कि उससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा नहीं होता। इसलिए सबका साथ आना ज़रूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रभावी हैं, उनका साथ आना बहुत आवश्यक। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो ये सोच के नहीं चलता कि कौन आएगा, ये लोकतंत्र है और इसमें हम सबका स्वागत करते हैं। जो भी आना चाहता है उसे आना चाहिए, अल्टीमेटली लोग डिसाइड करते हैं। और आप ये देखिए कि हमारे देश में इतनी राजनीतिक समझ लोगों में आ गई है कि अब वो बांटते नहीं वोट, अब वो इधर जाते हैं या उधर जाते हैं। जिसके लिए भी फैसला होगा, हमारे लिए हो या किसी और के लिए हो, वो एक तरफा होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है कटोरियों में दाल बटेगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी फैसला होगा मैं समझता हूं कि स्वीपिंग होगा। और आज जो मुझे वेव नज़र आ रही है, स्वीपिंग वेव फॉर चेंज है। अब चेंज के लिए अगर हमने वायबल ऑल्टरनेटिव दे दिया तो हमारे लिए पूरी तरह से आएगा। उसी वायबल ऑल्टरनेटिव को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वायबल ऑल्टरनेटिव किसी आपके उस पर नहीं होना चाहिए लाइक और डिसलाइक के ऊपर। वायबल ऑल्टरनेटिव हमेशा इश्यूज पे होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अपोजिशन पार्टियां एक गलती करती रही हैं कि वो इश्यूज के बजाय व्यक्तियों की और दलों की एकता करती रही हैं, बजाय इसके कि समाज की एकता और इश्यूज पे एकता। तो इश्यूज पे जब एकता होती है तो वो ऑल्टरनेटिव देर तक चलता है और वो हराने में कामयाब होता है जो भी सत्ताधारी दल है, जिससे लोग नाराज हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।